जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में न्यूटेरिया बीएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सेट है और ये सेट जो है ना बिहार एसएससी 10+2, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार दरोगा, बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाला है सभी के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको इसमें 75 क्वेश्चन में आपका करेंट, जीके, जीएस और आपका साइंस देखने को मिलता है। तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा तो आपको पता चला है किस प्रकार जो है इसमें सेट का क्वेश्चन दिया गया है। और बाकी आप मैथ रीडिंग ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना मैथ रीडिंग पूरा बना लीजिएगा। तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम लास्ट में बता देंगे कि पीडीएफ आपको मैथ रीडिंग का कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप सभी लोग पहले पूरी क्लास को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, बताइए क्या होगा। तो ए का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट ए स्मिथ ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ए स्मिथ ने किया था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ए स्मिथ एक स्कॉटिश रसायन विज्ञान थे, मतलब वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1852 में अम्लीय वर्षा शब्द का जो है ना प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। और पहला जो भी क्वेश्चन में रिपीट मतलब दिया रहता है, समझिए बहुत क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पद्मा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो पश्चिम बंगाल में किया गया। और पश्चिम बंगाल में कहाँ किया गया, तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत किस वर्ष रामसर संधि में जो है ना सम्मिलित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फरवरी 1982 में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, बताइए। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 नहीं सॉरी 5। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चालक रहित क्या है, तो विमान है। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो चालक रहित क्या है, तो विमान है, ठीक है। और इसके डीआरडीओ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा निधि कब शुरू की थी, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में जो है ना कौन सा वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था, बताइए कौन सा वर्ष लागू किया गया था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में 2016 में लागू किया गया था और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए क्या है, नियामक निकाय है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, TRAI, ट्राई है। क्या है, तो ट्राई है, ठीक है। TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीफोन वगैरह का जो काम होता है ना, सारा इसी के अधीन काम होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए
करें निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करें निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सोबती को जो है ना सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह रखा खान जो है नहीं है, लेकिन अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है और अमजद अली खान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और याद रखिए ना कि अल्लाह रखा खान जो है ना ये क्या है, तो जो है ना प्रसिद्ध तबला वादक है। क्या है? प्रसिद्ध तबला वादक है, ना कि सरोद वादक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सेंटियागो राजधानी है, बताइए किसकी है? सेंटियागो राजधानी है किसकी? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है? तो चिली का है। चिली की राजधानी बोलेगा तो सेंटियागो है, मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो पीसो है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। यहाँ पे मैं बोल रहा है मिलान करने। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राजवंश दिया हुआ, यहाँ पे राजधानी है। कौन सा राजवंश का राजधानी कहाँ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है सुंग वंश। सुंग वंश की राजधानी कहाँ था? तो सुंग वंश की राजधानी का बात करें कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और सातवाहन वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? पैठन या प्रतिष्ठान बोल सकते हैं। और कदम वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? बनवासी था। कहाँ था? बनवासी। और चंदेल वंश का राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? महोबा था। तो सुंग का बोलेगा तो पाटलिपुत्र, सातवाहन का बोलेगा तो पैठन या प्रतिष्ठान, और कदम का बोलेगा राजधानी कहाँ था? बनवासी, और चंदेल का बोलेगा तो कहाँ था? महोबा था। तो मिला लीजिए क्या होगा? 4 3 2 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? बताइए। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्ध के जन्म से है। किससे है? बुद्ध के जन्म से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। तो देखिए पहले इसको देखिए कि कौन इसमें क्या है? गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यही क्या है? गलत है। इसमें याद रखिएगा ना कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यहाँ गंग शासक के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली मतलब गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग जो है ना 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी जो है ना आगे देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मठ बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और खजुराहो के मंदिर चलदे राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी क्या है? तो सही है। बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। करा कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे को चुना गया। नेक्स्ट है ये करा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत जो है ना लागू की गई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है, और भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? वह है क्या? बताइए। कह रहा है किस सूफी संत की मान्यता थी कि वह भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? वह है क्या? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो याद रखिए कि भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है, और वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों तथा समा मतलब संगीत में विश्वास करते थे, और उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक जो है ना साधन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसे बिहार में किसानों की अगुवाई की? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद ने किया। कौन किया? स्वामी विद्यानंद ने किया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक बोलेगा कौन है, भीमराव अंबेडकर है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक बोलेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्न में से कौन सा एक बड़ी संसदीय समिति बताइए कौन है? तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति है। क्या है, तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होता है। लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 22 होता है। और सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी कितना होता है, तो 22 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए करा, विधानसभा की सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना अधिकतम 500 और न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि निम्न में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं पूछा है? ऐसा क्वेश्चन है बीपीएससी भी हाल ही में 13 सितंबर को एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं का उच्चारण किया। आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए एग्जाम में जो है ना पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, तब आपको जो है ना क्लियरिटी पता चलेगा और सही उत्तर आप दे पाइए। अगर एक बार गलती हो जाएगा तो आप उसको जो है ना सुधार नहीं कर पाइएगा, अगर गोला रंगा गया तो। इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए कारण में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है, तो नहीं है। बताइए कौन नहीं है? तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है लेकिन बहुमत दल का शासन है, दोहरी कार्यपालिका है, सामूहिक जो है उत्तरदायित्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की जो है आवश्यकता है? बताइए कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है? तो 24 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक माह। कितना है, तो 1 माह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 25 पे आइए। करने दिए गए विकल्पों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सचिव का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संघ वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ना कि प्रधानमंत्री संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जो है ना की जाती है। नेक्स्ट है ये करा कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मत संबंधों का संचालन इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मत संबंधों का संचालन इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। तो याद रखिए कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षक जो है ना शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है ना पेश किया जाता है। नेक्स्ट है करा अरल सागर निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइए अरल सागर निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन एक जो है ना गलत है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला बेल्ट जो है ना कहाँ का है? तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कैटेमरी बोलेगा तो फिनलैंड का, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद है कैटेमरी घास का मैदान जो है ना न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ का? कैटेमरी न्यूजीलैंड का होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, और डाउन्स बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सही है। पूछताछ बोलेगा हंगरी का है। और याद रखिएगा ना कि पटाना बोलेगा तो कहाँ का? श्रीलंका का है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या है? तो गलत है। कैटेमरी बोलेगा तो कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? निम्न में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? बताइए कौन निवास करता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्किमो निवास करती है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व का कहवा पतन कहलाता है।
तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेंटोस कहलाता है। नेक्स्ट आइए करा कि माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, बताइए। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आल्पस पर्वत है। क्या है, तो आल्पस पर्वत है। ठीक है, तो आल्पस जो है ना मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट आइए करा, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है, किसने किया है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय सेना किया है। कौन किया है, भारतीय सेना किया है। नेक्स्ट आइए करा, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ना थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया है, थाईलैंड में। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। तो 36 खास से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होंगे, तो 7 होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 77 है। कितना है, तो 77 है। तो याद रखिए जुलाई 2025 में भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब तक की सबसे बड़ी छलांग दर्ज की है, जिससे वह जो है 89वें स्थान से 8 पायदान ऊपर 77वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है। करा हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है, कौन सा देश है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका है। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, बताइए। करा कि हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस भाषा में जीता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा में जीता है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही के दिनों में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। करा हाल ही के दिनों में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर परमाणु वैज्ञानिक से है। नेक्स्ट सही करा कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई मतलब BR गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले कौन से नंबर क्रम के जो है न्यायाधीश हैं। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 52वें क्रम के जो है न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास जनता की कहानी के लेखक कौन है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत हेतु भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हम करवा चुके हैं और बाकी क्यूज में भी करवाए हैं, बताइए। और आपका करेंट अफेयर्स का जो क्यूज है ना संडे वीकली होता है, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हर संडे को टेस्ट होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सारा मतलब जो करवाया जाता है। और मेरा फोकस ओनली ही रहेगा बिहार दरोगा, बिहार SSC और बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाला है जो करंट का क्वेश्चन पूछेगा वो सारा हमें करवाना है। तो आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इसका जो सेट हम करवा रहे हैं बिहार SSC CGL 4 का, अगर आपका इसका मैथ मतलब 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन फुल PDF का आपके साथ चाहिए, मैथ बनाना है तो ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। ठीक है, ग्रुप में आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ब्रह्मा होगा। नेक्स्ट है कह कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह कि भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है। भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है।
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। क्या है? तो दूसरा है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? बताइए। कराए कि हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। ठीक है। और शिबू सोरेन का जन्म जो है कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1944 को हुआ था। और इनकी मृत्यु बोलेगा तो 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। इन्होंने जो है ना 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण मतलब संभाला था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक विचलन अधिकतम होता है? करा कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी का होता है। नेक्स्ट है करा कि भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से क्या है? तो संबंधित है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्टैटिक है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें क्या है? तो सत्य है। इसमें सत्य पूछा है कि कौन सा इसमें जो है ना सत्य है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। और किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 क्या है? तो सही है। और याद रखिए ना कि प्रतिरोध एक क्या है? प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के विरोध का एक माप है। और यह तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, इसलिए जो है ना प्रतिरोध क्या है? तब बढ़ता है। ठीक है। और याद रखिए कि प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है उस प्रतिरोधक द्वारा उतनी ही अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और उस प्रतिरोधकता के आर पार वोल्टेज उतना ही अधिक गिरता है। इसलिए क्या है? इस दोनों कथन क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा। जो पॉइंट हम बोले इसको देखिएगा। और बाकी आपको डिटेल PDF आपको मिलता ही, वहाँ से आप उसको अच्छे से जो है ना एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस में? बताइए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस में? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट सही करें निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? करें निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पनडुब्बी। क्या होगा? तो पनडुब्बी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट है ये करा कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जो है ना उसका गति मतलब क्या हो, मतलब किसका जड़त्व से सबसे लंबी छलांग लेने में मदद करे? बताइए। करा एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। बताइए क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। नेक्स्ट है ये करा कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन सी है? परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन सी है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम। और क्या है? प्लूटोनियम है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन सी? यूरेनियम। और क्या है? प्लूटोनियम है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन के दो परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन के दो परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, 3 होगा। कितना होगा? तो 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं की बात किया है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन गलत है। धातुओं के संबंध में पूछा है तो देखिए पहला कह रहा है समानता धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यही क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए सही वाला कर लेते हैं। कह रहा है धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया, बिल्कुल सही है। और धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, ये भी क्या है? सही है। और धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 59 कर रहा है कि जब किसी अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो 59 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पे, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, मतलब यहाँ पे असत पूछा नहीं, क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। गलत पूछा है ना, तो उत्तर क्या होगा, बी होगा। और आगे देखिए एक और सही है, धातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होते हैं जबकि धातु विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। ए और सी सही है लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है ये कर ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टमाटर है, क्या है, तो टमाटर है। नेक्स्ट है कर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन के परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन एक क्या है, धातु मतलब गैस है, इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और याद रखिए यह कार्बन के साथ दोहरा बंध बना सकता है। उदाहरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन कार्बन परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है जिसके फलस्वरूप एक दोहरा बंध होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना CO, इसको सूत्र क्या होता है, CO, इसमें ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ एकल बंध बनाता है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है। तो 63 का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। तो 64 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केराटीन है, क्या है, तो केराटीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का स्टार्च है, क्या है, तो स्टार्च है। नेक्स्ट है करा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कुकुरमुता है, क्या है, कुकुरमुता है। याद रखिएगा ना कि कुकुरमुता जो है इसको मशरूम बोलते हैं। एक सेट्रोट्रोफ मृत और सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन घोल के रूप में लेते हैं। उदाहरण में क्या है, बैक्टीरिया, कवक, मशरूम और क्या है, मोल्ड और माइकोराइजल कवक इत्यादि, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चों में क्या लाभ मिलता है। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चों में क्या लाभ मिलता है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, या बच्चे की नेत्र दृष्टि को जो है ना मजबूत करेगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल एनीमिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, विटिलिगो करता है। याद रखिएगा कि विटिलिगो त्वचा की एक स्थिति है जिसमें त्वचा के एक जो है ना हिस्से का रंग जो है ना खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित कौन करता है, तो सिकल सेल एनीमिया करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का क्या है, उपयोग करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पर्णाग करता है। कौन करता है, पर्णाग करता है। इसी को क्या बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है।
तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। वायरस पर लागू नहीं होता, लेकिन जानवर पर होता है, शैवाल पर होता है, कवक पर होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल जो है एक उत्सर्जित उत्पाद है जिसके लिए न्यूनतम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए करें कि स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। तो याद रखिए स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ना आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020 को जो है ना घोषित किया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 ईस्वी को घोषित किया गया और 1986 ईस्वी में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका करेंट जीके जीएस और आपका साइंस का क्वेश्चन रहा 75, आपको करवा दिए। बाकी आप सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार आपका 76 नंबर से मैथ का क्वेश्चन है। बाकी आपका जो है ना आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उसको जो है ना मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा और सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा। देखिए आपको आगे जो है ना यहाँ तक देखिए 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। आगे देखिए यहाँ से क्या है उत्तर व्याख्या है। तो सभी क्वेश्चन का जो है ना व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिलेगा। तो सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच 4 है ना उसको उसी को ज्वाइन कर लीजिए। काहे कि स्पेशल तो सीजल 4 का बैच आया नहीं है और अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा उस पर अभी काम भी नहीं हो रहा है। तो आप जो है ना बिहार दरोगा जो बैच 4 आए देखिए इस प्रकार डिटेल देखिए 150 क्वेश्चन का है ना सारा देखिए मैथ का भी सारा रीजनिंग का देखिए सारा बना हुआ सोल्यूशन है। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बनता तो वहाँ पे जो है ना सोल्यूशन का हेल्प लेकर के आप बना सकते हैं। तो सभी लोग इस ग्रुप को बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस ग्रुप में जो है ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए इस ग्रुप में जो है ना आपका इस बुक से होमवर्क का स्टार्ट हो गया, अभी 2 दिन हुआ है। और बाकी आपका ये इससे जो है ना आपका बिहार दरोगा PYQ इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये आपका संडे और संडे चलेगा। ये दोनों बुक जो है ना बिहार SSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बिहार SSC देख लीजिए, चाहे बिहार में जो भी एग्जाम होगा, चाहे ADO, चाहे आपका बिहार कार्यालय प्रचारी, मतलब जो भी आपका बिहार में एग्जाम होगा ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो घटनाचक्र का होमवर्क चल रहा है। लूसेंट इसमें भी स्टार्ट होगा। लूसेंट स्टार्ट हुआ नहीं है, इसका लूसेंट का होमवर्क मिलेगा, फिर आपका टेस्ट होगा और NCERT का होमवर्क भी स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग जल्दी से इसको ज्वाइन करके जो है ना BSSC का प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका GK GS तो करवा ही रहे हैं और बाकी मैथ रीडिंग आप ग्रुप में जुड़ करके इस ग्रुप में जुड़ करके और मैथ रीडिंग जो है ना बना सकते हैं। तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका ये देखिए 7500 और यूटेरिया 5000 ये दोनों बुक का जो है ना टेस्ट स्टार्ट हो गया है और दोनों बुक का आपको होमवर्क जो है ना आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। बाकी करेंट भी करवाया जाएगा और आपका जो भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का आएगा तो सारा प्रैक्टिस सेट आपको जो है ना करवाया जाएगा। बारी बारी से आपको प्रैक्टिस सेट विद सोल्यूशन के साथ आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए। फिर जो गलत क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए। बाकी ऐसा नहीं है कि बिहार से जो तैयारी करते हैं दरोगा तैयारी नहीं करता है। जो दरोगा फॉर्म भरेंगे वो बिहार से का फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। 90% सब लोग तैयारी करते हैं बिहार में और चाहे हर स्टूडेंट का सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 199 पेमेंट करना होगा। आपको 199 पेमेंट करके जो है ना आप इस नंबर पेमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपका QR कोड भी दिया हुआ है। तो इस नंबर पे इतना पेमेंट करके 199 पेमेंट करके जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर आपको जब स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप अगर लगता है कि हमें CGL 4 और BSSC आपका 10+2 का एग्जाम देना है तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, अगर प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, 2 दिन हुआ है। अभी तो PYQ ही चल रहा है। बाकी आपका BSSC का भी हम प्रैक्टिस सेट डाल देंगे। तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे तो हम जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे BSSC का भी। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सेट नंबर 1 नहीं देखें तो सेट नंबर 1 भी देख लीजिएगा। बाकी हम इस बुक में जो है ना टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है। सारा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जो है ना हम खत्म कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।